हेलो एवरीवन। वीडियो में ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ। ये क्लिप मैं शुरुआत के 5 मिनट में ऐड कर दूंगा। तो बेसिकली है क्या कि मैंने आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ाया है मैंने। तो मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वाला टॉपिक अच्छे से खत्म करा है विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। इतना कर लोगे तो इतना काफी रहेगा। और उसमें रेंज वेंज के बारे में भी बात की है कि सी की मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी से लेकर ए माइनस बी के बीच में रहती है। थीटा की रेंज के बारे में भी बात की है और बहुत ही अच्छे प्रकार के सवाल को मैंने समझाया है। सवालों से हमने सवालों को मैंने सॉल्व किया है। रात में ही शूट कर ली थी वीडियो और ये मैंने सोचा 5 मिनट में, यार उसको एडिटिंग करते समय मुझे लगा कुछ तो कमी है, तो 5 मिनट में थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। 5 मिनट तो नहीं जीतूंगा इसे मैं। और वो वीडियो आप देखना और इसी क्लिप के बाद वो अटैच होगी। वो तो पता ही है यार आपको, उसे क्या बताना। तो वो वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में जाकर के चीजों को समझाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। नियरली इम्पॉसिबल है कि वो चीज देख के वो टॉपिक समझ में ना आए, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ में समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ भी आएगा। तो वो वीडियो देखिएगा और ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। और वो क्लिप इसके बाद अटैच होगी, वो देख लीजिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अक्षत। और हम लोग वेक्टर एंड कैलकुलस कर रहे थे और वेक्टर एंड कैलकुलस का भी आगे का लेक्चर है हमारा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन बस स्टार्ट होने ही वाला है और उसके बाद मोशन इन प्लेन आएगा। बस कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे रिजल्टेड इन टू वेक्टर वगैरह कैसे निकालते हैं, और जितना मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया था अभी उसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं, बिकॉज मैंने सवाल थोड़े कम कराए थे। तो यार मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, बोले क्या सिखाई थी? मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, गौर से समझना, ठीक है, गौर से समझना। मैंने सिखाया था कि सर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर सी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। मैंने आपको ये चीज बताई थी? बोले हाँ सर बताई थी। सी क्या था? सी था दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ा तो उनका जो रिजल्टेंट आया उसको मैंने बोल दिया मेरे भाई सी वेक्टर। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि जो सी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तब होगी जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तो सी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है थीटा 0 डिग्री पे। तो सी मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका कर लो अंडर रूट। मैंने इतनी डेप्थ में, इससे ज्यादा डेप्थ में लास्ट लेक्चर में बताया था, तो आप लास्ट लेक्चर देखो। ए प्लस बी आ गया यहाँ से। बोले ठीक है सर ए प्लस बी आ गया। मैंने कहा और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था सी की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो कब होती है? जब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। वो cos थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होती है? तो हम बोलते हैं cos थीटा की वैल्यू मिनिमम 0 होती है। नहीं भाई, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है cos थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, लेकिन cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, जो थीटा बराबर 180 डिग्री पे मिलती है। मतलब अगर मैं थीटा को 180 डिग्री कर दूं मेरे भाई, तो यहाँ पे cos थीटा की मिनिमम वैल्यू मिलेगी -1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा -1 है, तो वो माइनस इधर आ जाएगा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसका अंडर रूट करूंगा तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका मैंने कर दिया अंडर रूट, तो ये फाइनली आ गया मेरे पास a माइनस बी। क्लियर हुआ? तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है? यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो हो रही है ए प्लस बी और इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है ए माइनस बी। मतलब दो वेक्टर के रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी। इसका मतलब कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर जो होगा वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में रहेगा। ठीक है, पूरा डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, ऐसा मत समझना
कि ये मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूँ दैट्स इट, नहीं भैया, पूरा जेई मेंस एंड नीट लेवल का कंटेंट दे रहा हूँ, तो भैया उस चीज को आप देखिए। तो यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में रहता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया बट एम सॉरी यार, वो तो बस ऐसे ही हम रफ कर रहे थे, ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो ये चीज क्लियर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे भी सवाल आते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे इसके ऊपर करते हैं सवाल। ठीक है, चलो सवाल करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। ये कोको का रुमाल है, वो डस्टर मिल नहीं रहा था यार, वो जिससे मैं साफ करता हूँ, एक डस्टर लूंगा। अभी तो खैर इसी से काम चल रहा है, भूल जाता हूँ जैसे ही मैं डस्टर लेने जाता हूँ, कोई ना कोई दूसरा काम याद आ जाता है, तो भूल जाता हूँ उस चक्कर में। वेल, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। खैर अभी हम अपने सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है मेरे भाई, समझना। सवाल है A has magnitude 10 Newton. A has magnitude 10 Newton and ठीक है, and B has 6 Newton. बोले ठीक है सर। ठीक है, कोई A वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और B वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन है। पूछ क्या रहा है, फाइंड रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B। फाइंड रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। तो ये सवाल है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भाई देख, उसने आपसे बोला क्या है, उसने आपसे बोला है, ठीक है, उसने आपसे बोला है कि ए का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। बोले ठीक है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। सिखाया था मैंने, किसी वेक्टर के ऊपर से एरो हटा दो, आपको समझ में आ जाएगी कहानी, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है। बोले बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन। मैंने कहा ओके भाई। बोल रहे फाइंड रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड डी। ए और बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। मैंने कहा यार ए और बी का रिजल्टेंट बताओ, होता क्या है, सी होता है, और सी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने बोला रेंज बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का, मतलब इनका जो रिजल्टेंट है उस वो नहीं बताना, इसके रिजल्टेंट का रेंज बताना है। ओके, रेंज का क्या मतलब होता है यार, है? वैसे तो आपको पता होगा रेंज का मतलब, नहीं तो मैं बता देता हूँ। रेंज मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच वाले इंटरवल। पूरा इंटरवल बताओ इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। रेंज मतलब क्या हो गया कि इसके रिजल्टेंट की वैल्यू कहां से लेकर के कहां तक जा सकती है, वो बताना है। तो यार हमें एक बात पता है कि सर जो रिजल्टेंट होता है, जिसको मैं सी बोल रहा हूँ, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के मॉड के बीच में रहता है। बोले ठीक है सर। ठीक है, मॉड क्यों आता है लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। बोले ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6, 4 न्यूटन। ठीक है, और ये सी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा ए प्लस बी यानी कि 10 प्लस 6, ठीक है, 16 न्यूटन। तो हमसे रेंज पूछा था एंड दिस इज आवर आंसर। रेंज इसी को बोलते हैं। रेंज मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम, मैं राइटिंग अब थोड़ी अच्छी बनाऊंगा। रेंज होता है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है, सर रिजल्टेंट जो होगा ना दोनों वेक्टर का, मैंने कहा हाँ भाई रिजल्टेंट जो होगा दोनों वेक्टर का बताओ आगे। रिजल्टेंट जो होगा ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 16 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 4 से छोटी नहीं होगी, 16 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू बड़ी होगी 16 और सबसे ज्यादा वैल्यू छोटी होगी 4। 4 से छोटी पॉसिबल नहीं है, 16 से बड़ी पॉसिबल नहीं है। बोलो क्लियर? हाँ, नोट कर लो इसे, मैं अगला सवाल कराता हूँ। जैसे ये वाला सवाल है आपके सामने, तो एक बार इसको रीड करते हैं, बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड जो होगा रिजल्टेंट का ए और बी के, मतलब ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड के बारे में क्या बताए। उसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 न्यूटन है। बोले ठीक है। उसकी मिनिमम वैल्यू 20 न्यूटन है। मैंने कहा ओके। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यार एक चीज समझ में आ रही है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू 30 है, मिनिमम वैल्यू 20 है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा ना ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जिसको मैं सी बोल रहा हूँ, तो सी की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है 30। मैंने कहा ओके। मिनिमम वैल्यू है 20। मैंने कहा ठीक है। यहां से एक चीज समझना कि
सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी जो है वो 30 दे रखा है। सी की मिनिमम वैल्यू क्या थी, ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी जो है मेरे भाई वो 20 से रखा है। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में, वो पूछ रहा है आपसे सवाल में कि मैग्नीट्यूड बताओ ए और बी का। तो यार साफ साफ समझ में आ रहा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, बी से बी क्या हो गया, कट गया, तो ए 2a हो जाएगा और बराबर में 30 और 20 50 हो जाएगा। तो यहां समझ में आ रहा है ए की वैल्यू आ गई मेरे भाई 25। जैसे ही आपको समझ में आया ए की वैल्यू 25 है, जैसे ही आपको समझ में आया ए की वैल्यू 25 है, तो भाई उस केस में आप मुझे बी बता सकते हो क्या? हाँ सर आराम से बता सकते हो। मैंने कहा कितना होगा, यहां से आप बी निकाल लो ना, इधर से निकाल लो, तो बी क्या हो जाएगा 30 माइनस ए, तो यहाँ से बी आ जाएगा इस वाली इक्वेशन से, बी आ गया हमारा 30 माइनस ए, तो ए तो मेरे भाई 25 है, तो ये आ गया हमारे पास 30 माइनस 25 दैट इज 5। क्लियर है इतना? ये हमारा इतना हो गया, प्योरली मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा पूछने को तो वो बहुत कुछ पूछ सकता है, जैसे जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 बना दूं, मैं पार्ट 2 बता दूं क्या, ऑल्सो ऑल्सो फाइंड फाइंड रेशियो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये ले तेरे सामने एक नया सवाल क्रिएट हो गया कि हमें आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो बताओ। तो आप बोलोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया बी, तो ए अपॉन में बी फाइंड करना है। मैंने कहा ए क्या है, ए 25 हो गया। मैंने कहा ओके मेरे भाई, बी क्या है, बी 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 5 हो गया, तो यहाँ से 5 और 25 कट के 5 आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ है? आपको रेडी रहना है हर प्रकार के सवालों के लिए। जेई मेंस के सवाल कराऊंगा अभी कल परसों में, तब आपको समझ में आएगा कि यार हाँ यार ये एक भी टॉपिक बंदा मिस नहीं कर रहा है। ठीक है, एक भी टॉपिक मिस नहीं हो रहा है, तो आप बस देखते रहो, है ना। बाकी ये सवाल उतने मुश्किल नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल करते हैं, मिटा रहा हूं इसको। एक काम करो, मेरे कोई भी सवाल देने से पहले एक बार ना सेल्फ ट्राई कर लो, क्योंकि जब आप सेल्फ ट्राई करोगे तब मजा आएगा भाई, कॉन्फिडेंस आता है। चलो ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा वीडियो का फ्रेम मैंने नीचे कर दिया है, बिकॉज ये वाला सवाल थोड़ा सा ऊपर स्पेस खा रहा था, मतलब कैमरा उसे कैप्चर नहीं कर रहा था। तो पहले मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ। ये बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 5 यूनिट। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, समझे, मतलब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 5 यूनिट दे रखा है। बोले ठीक है सर। उसके बाद उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इतना दे रखा है, मतलब यार ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 5√3। मैंने कहा ओके। और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 5 यूनिट, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे भाई कितना है, 5 यूनिट। तो अब मैं थोड़ा सा फ्रेम नॉर्मल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया अपना फ्रेम। तो बस यही था, ऊपर जो लिखा था वो सब कुछ मैंने यहाँ लिख दिया। फाइंड क्या करना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब थीटा फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। So basically in this question we have given that c की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 5√3 है, b की वैल्यू 5 है। मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी गिवन है। आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला है थीटा बताओ। तो आप क्या बोलोगे, हम बोलेंगे सर देखो c जो होता है वो क्या होता है, c जो होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए क्या है 5√3 और 5√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो 5 का स्क्वायर 25 इंटू √3 का स्क्वायर। मैं इतना बकवास नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 3 75, तो ए स्क्वायर ये आ गया। कोई बोले सॉल्व करके दिखा दो, तो मैं उसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। 5√3 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से समझ में आ जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। बोले ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 और 25 3 आ गया 75। ठीक है, ये बेसिक से मैंने बिल्कुल समझा दिया कि मैंने डायरेक्टली कैसे किया। तो यार यहां से समझ में आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, तो मेरे भाई 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहां मैं लिख लेता हूं 2ab cos थीटा और साथ में अंडर रूट तो चल ही रहा है। मैंने कहा यार बात तो सही है। अब देख उसने वैल्यू क्या दे रखी है, अच्छा उसने सी की वैल्यू 5 दे रखी थी। ठीक है, सी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5, तो इसकी जगह 5 पुट कर दिया। क्या समझ में आ रहा है, 5 आ गया मेरे पास, कितना 75 और 25 कितना होगा, 100 हो जाएगा। कैसे, अरे 5 5 10 को 0, 1 कैरी 8 2 10, हाँ ठीक है।
तो ये जाएगा 5 5 या 25 और 25 दूनी 50 प्लस में 50 √3 अपनी जगह और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। यही थीटा मुझे फाइंड करना है। बोले ठीक है सर। ये अपनी जगह रूट, मैंने कहा यार रूट, तो यार थीटा फाइंड करना है लेकिन ऊपर अंडर रूट परेशानी क्रिएट कर रहा है। मैंने कहा तो क्या किया जाए, मैंने कहा कुछ भी मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर। तो जैसे ही मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, सर ये हो जाएगा 25। मैंने कहा ओके यार 25 हो गया। ये स्क्वायर, अब जब आप इधर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, हाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, 100 प्लस 50 √3 इंटू कॉस थीटा। 50 √3 है। अब देखो 25, इस 100 को जब मैं इधर ले जाऊंगा, समझना 100 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो होगा 25 माइनस 100, तो हो जाएगा माइनस का 75 बराबर 50 √3 इंटू कॉस थीटा। तो यहां समझ में आ गया, कॉस थीटा आ गया कितना, -75 बटे 50 √3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे इतने पोर्शन को, तो ये आएगा आपके पास cos थीटा बराबर माइनस, दिख रहा है ना, ओ तेरी, हाँ अब देखा। तो बस मैंने ये बोला, इस 100 को इधर ले गए तो ये हो गया 25 माइनस 100 माइनस 75। ये चीज अपनी जगह एज इट इज है। अब देख -75, ये चीज मल्टीप्लाई में नीचे गया डिवाइड में, cos थीटा बराबर ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करके आप इसको काटो 5 के टेबल से, ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा √3/2 माइनस लगा कर, मैंने कहा यार। अब देख, अगर यहाँ √3/2 होता सिर्फ और सिर्फ, तो मैं बोलता थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। लेकिन यहां पर क्या है, माइनस भी है, तो थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री तो नहीं बोलोगे। तो यार कितनी बोलेंगे वो समझा देते हैं। और ग्रीन पेन ले लेता हूँ 2 मिनट। तो ना इस पूरे पोर्शन को मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं यार, ठीक है, यहां से कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू। तो यार cos थीटा -√3/2 है। तो आपको ये बात पता है कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। बोले हाँ सर, ये बात तो आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। मैंने कहा उस हिसाब से देख, √3/2 कब होता, √3/2 होता है जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखूंगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, हाँ, अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखूंगा तो cos थीटा की वैल्यू √3/2 आएगी। लेकिन मुझे -√3/2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 180 माइनस 30 कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, तो cos 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली क्या, cos 180 माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, -√3/2, ठीक है, cos 180 माइनस 30 डिग्री -√3/2। तो यही तो हमारा थीटा है। अरे भैया यही तो हमारा थीटा है। और वो हमसे सवाल में क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था कि अंकल आप थीटा फाइंड करके बताओ। मैंने कहा यार थीटा फाइंड करना है, ठीक है, अंकल तो नहीं बोलेगा वो, ठीक है, थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया मेरे भाई 150 डिग्री। अच्छा ओके, एक बार दोबारा समझा दी, ये जगह कंफ्यूजिंग लगी है तो आपकी ट्रिगो वीक है। चिंता मत करो, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे, जिस दिन आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे, इस सवाल को दोबारा देखना, ये वाले स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी मेरा फर्ज है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। बोले यार cos थीटा कितना आ गया, -√3/2। मैंने कहा माइनस को छोड़, √3/2 कब आता है, 30 डिग्री पे। अब यार एक बात बता, मुझे 30 डिग्री तो नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए -√3/2। तो देख √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, आगे माइनस है। तो मैंने ये लॉजिक लगाया कि cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, आगे माइनस कब आ रहा है, जब 180 में से थीटा माइनस कर रहा हूं। तो 180 में से थीटा कितना था, 30 डिग्री, 30 को माइनस किया तो थीटा आ गया मेरा 150 डिग्री, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा होता है cos 150, और cos 150 -√3/2 के बराबर है। अब यहाँ पे एक बच्चा और है जिसका दिमाग चलना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि वो जो डाउट है वो मेरे भी आया था एक टाइम पे, क्या, कि सर अगर हम ऐसा कर दें। मैंने कहा क्या कर दें, ठीक है, ये बहुत ही लॉजिकल डाउट है, बहुत ही लॉजिकल डाउट है। सर हमें एक बात पता है। मैंने कहा क्या, cos 180 प्लस थीटा जो होता है, ये भी तो माइनस cos थीटा होता है,
मैंने कहा बात तो सही है। तो अगर आप थीटा की जगह 30 डिग्री डाल दोगे तो ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। तो सर ये भी तो हमारा माइनस कॉस 30 डिग्री बनेगा, माइनस का कॉस 30 डिग्री बनेगा। मैंने कहा हाँ। अब कॉस 30 √3/2 होता है तो ये माइनस √3/2 बनेगा। मैंने कहा हाँ। और 180 प्लस 30 कितना होता है 210। तो सर थीटा की वैल्यू तो 210 डिग्री भी होनी चाहिए। हाँ 210 डिग्री भी होनी चाहिए। लेकिन आप तो बोल रहे हो थीटा की वैल्यू 150 डिग्री है। तो क्या इसके दो दो आंसर हैं? मैंने कहा सोच के देख एक बार। तो आंसर है नहीं। देखो ये तो आपने जो किया था ये सही किया था। बोले हाँ सर ये जो मैंने किया था ये मैंने बिल्कुल ही सही किया था। लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना ये गलत है। ये मेरे भाई क्या है, गलत है। बोले अच्छा ये गलत है। मैंने कहा एग्जैक्टली दिस इज माई पॉइंट कि ये वाली चीज गलत है। क्यों गलत है उसका रीजन आप समझना। हमें पता है कि सर जो सी होता है, ठीक है, सी जो होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ए प्लस बी और सी की मिनिमम वैल्यू होती है ए माइनस बी। मैंने कहा ओके इसका मॉड भी होता है। तो सी की रेंज ये होती है। बोले हाँ सर। तो यार मुझे एक बात पता है सर ए प्लस बी कब मिलेगा, सी की वैल्यू मैक्सिमम पे। और सी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। कब होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री पे। तो ये कब होगा, थीटा की अगर मैं बात करूं तो यहां से आप थीटा की रेंज बता सकते हो कि सर थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है मैक्सिमम। और कॉस थीटा मिनिमम कितना होता है, -1। और -1 कब होता है, थीटा बराबर 180 डिग्री पे। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। इसका मतलब कि जो थीटा है वो 180 और 0 डिग्री के बीच में रहेगा। इसका क्या मतलब है मेरे भाई, इसका क्या मतलब है मेरे भाई, इसका क्या मतलब है मेरे भाई, कहां समझा दूं, यहां समझा देता हूं इसको हटा के। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो इसका ये मतलब है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बुद्धि आप थोड़ा सा लगा दो, आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बुद्धि लगा दो, आप क्या बोलोगे सर इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 और 180 के बीच में है। मैंने कहा तो सर ये 0 डिग्री है। मैंने कहा हाँ ये 180 डिग्री होगा। सर आपने 180 आगे क्यों बने, अबे भोंचू एक बात बता, नंबर लाइन में जो छोटा है वो पीछे होता है, जो बड़ा नंबर है वो आगे लिखते हैं। तो 180 आगे लिखा है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करते करते 180। अब एक चीज समझना, थीटा की वैल्यू जो है वो 0 और 180 डिग्री के बीच में है। इसका मतलब 180 डिग्री से ज्यादा थीटा हो ही नहीं सकता। और आप बोल रहे हो थीटा 150 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वो 180 से कम है। लेकिन थीटा 210 डिग्री नहीं हो सकता क्योंकि 210 तो 180 से ज्यादा है। और थीटा की रेंज बोल रही है कि थीटा तो 0 और 180 के बीच में होना चाहिए। थीटा जो है, थीटा जो है वो 180 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होना चाहिए। वो 180 डिग्री हो ही मतलब वो 210 डिग्री हो ही नहीं सकता। बोले हाँ, समझे, थीटा जो है वो 0 और 180 के बीच में होगा। ठीक है, तो थीटा इससे 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो 210 है ना यार, ये 210 एक्चुअल में गलत है। ओके ठीक है, इसको मैं तमीज में काट देता हूँ, गलत है। बहुत प्यारा सवाल था ये, बहुत प्यारा सवाल था, बहुत बहुत गजब सवाल था। मतलब यहां तक कोई भी क्रैक कर लेगा। फिर एक बच्चा बोलेगा थीटा 150 आ गया, क्योंकि देखो सर, देखो सर सिंपल सी बात समझो, कॉस थीटा -√3/2 है। हाँ, कॉस थीटा -√3/2 दो केसेस में आ सकता है। या तो आप कॉस 180 प्लस 30 कर दो, या तो आप कॉस 180 माइनस 30 कर दो। तो कॉस 180 माइनस 30 करा तो थीटा की वैल्यू ये आ गई। और कॉस 180 प्लस 30 किया तो थीटा की वैल्यू 210 आ गई। सर 210 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि थीटा की रेंज तो 0 और 180 के बीच में है। बोले हाँ ये बात है। मैंने कहा हाँ। तो इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। ठीक है, तो ये वाला सवाल देख लो, नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं इसे। बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय नहीं, अभी और करेंगे। तो अभी मुझे आपको अगला कंसेप्ट सिखाना है सवालों से पहले। ठीक है, फिर एक सवाल है वो हम करेंगे। बट यार उससे पहले मैंने एक नई चीज सीखी। बोले क्या, सर मुझे ये बात तो बचपन से ही बता दी थी आपने। ठीक है, बचपन से मतलब जब बैच शुरू हुआ था, जब पढ़ाना स्टार्ट किया था। कैमरा बड़ा गंदा एंगल हो गया, थोड़ा सा कैमरे को ऊपर करो। 2 मिनट यार, 2 मिनट, थोड़ा सा ना इसको छोटा करता हूँ। डिंग 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 टपाश। ऊपर आ जा, कुछ ऐसे सही है ना? हाँ, आई गेस नाउ दिस इज गोइंग टू बी क्लियर। ये थोड़ा सा एडजस्ट हो गया। मजा नहीं आ रहा, मजा क्या है यार, काम चलाऊ होना चाहिए और क्या। ये सारी चीजें मेरा टाइम बहुत खा जाती है। चलो ठीक है।
ठीक है ना, रुको मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूँ। हाँ बस यार अभी क्लियर कर लिया जितना क्लियर करना था कैमरे का एंगल। माइक इज ऑन। तो अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। ठीक है। उसमें यार वो आधा तो मेरी आवाज वाली प्रॉब्लम हो गई थी, माइक ऑफ हो गया था, तो वो आधी रिकॉर्डिंग तो डिलीट मारनी पड़ेगी। खैर, यार मैं आपको एक चीज बता रहा था, हमने एक चीज सीखी कि सर जो सी होता है ना, मैंने कहा सी होता है, अरे भैया, ओ माय गॉड, हादसा हो रहा है यार मेरे साथ आज। हाँ, सी की वैल्यू जो है वो हमारी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी होगी। बोले सर ये तो क्लियर है, बचपन में ही बता दिया था। मैंने कहा ओके। यहाँ से मुझे थीटा की भी रेंज पता लग गई। थीटा क्या हो सकता है? सर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम के केस में 0 हो रही थी। बोले हाँ सर। और मिनिमम के केस में 180 हो रही थी। बोले हाँ सर। तो मतलब थीटा जो है वो 0 और 180 के बीच में है। लेकिन यार एक बात समझना, ये ऐसे लिखना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आप बता रहे हो थीटा 180 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। अबे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ए माइनस बी के नीचे 180 में इसलिए लिख रहा था जिससे आपको चीजें समझने में आसानी हो। ठीक है, बट ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये 0 इधर लिख दो, ये 180 इधर लिख दो। ठीक है, इसका मतलब हमने एक नई चीज सीखी कि सर सी की वैल्यू मैक्सिमम ए प्लस बी होती है, मिनिमम ए माइनस बी होती है। ये तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर की रेंज है। लेकिन मेरे भाई थीटा की अगर कोई रेंज आपसे पूछे तो आप बोलोगे थीटा ना सर 0 और 180 के बीच में होता है। अगर थीटा 0 डिग्री है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, और अगर थीटा 180 डिग्री है ना सर, तो कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम मिलती है। समझे? कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम मिलती है। तो थीटा की रेंज आपको याद होनी चाहिए, इसको आप नोट करो, लिखो स्टार डाल के कि इंपॉर्टेंट है भाई ये बात। थीटा 0 और 180 पे बेसिकली रेंज होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता था, मैंने सोचा ये बात आप ट्रिगो में पढ़ोगे तो बताने का कोई फायदा नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ समझ में यार। कॉस का जो लफड़ा है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कॉस थीटा का नेचर थोड़ा अलग होता है। क्या? देखो, साइन थीटा में जानते हो क्या होता है कि सर अगर आप थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। बोले हाँ सर। लेकिन कॉस थीटा में जानते हो क्या होता है कि अगर आप थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी। तभी तो मुझे समझ में आया कि कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, और कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है। थीटा की वैल्यू बढ़ाई तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो गई, और 1 से -1 छोटा होता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है। तो वही तो बोल रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो ना सर, तो कॉस थीटा की वैल्यू घटती है। साइन में ऐसा पंगा नहीं होता है। तो साइन तो हटाओ, मैं साइन के बारे में तो यहाँ चर्चा ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ कॉस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि कॉस का नेचर होता है कि सर अगर आप थीटा को बढ़ाओगे तो कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कॉस 180 होता है सर -1। तो जैसे ही आपने थीटा की वैल्यू बढ़ाया तो आपको बेसिकली कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है ना, तो कॉस थीटा आपको मिलेगा इस केस में -1। और अगर थीटा की वैल्यू आप 0 रखोगे ना, तो कॉस 0 मिलेगा आपको 1। इसका मतलब कि थीटा जब ज्यादा था तो कॉस थीटा की वैल्यू कम, थीटा जब कम था कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा। तो बस यही बताना था। और आपको ये बात इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है सच बोलूं तो। ठीक है, आपको बस ये बात पता होनी चाहिए कि सी की रेंज क्या होती है, थीटा की रेंज क्या होती है। थीटा हमेशा 0 और 180 के बीच में रहता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है इस चैप्टर में, फिर हम कुछ सवाल करेंगे आगे। बट पहले यार कंसेप्ट क्लियर करते हैं अच्छे अच्छे टॉपिक से। चलो, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन, ठीक है, रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। बोले ठीक है सर, क्या होता है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए? देखो मेरे भाई, देखो इसको आप ऐसे समझो। क्या? कैसे समझो? यार देख, यहाँ पे आप ऐसे समझो कि ये है आपके पास वेक्टर ए। ठीक है सर, ट्राइंगल लॉ से मैं कर रहा हूँ ये सारी बातें। ये हो गया आपका वेक्टर बी। बोले हाँ सर, ये वेक्टर बी हो गया। तो ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर सी। हाँ, ये वेक्टर सी हो गया। सर थीटा क्या होता था? थीटा होता था मेरे भाई एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा होता था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। मतलब अगर आप इस ए वेक्टर को उठाकर बी वेक्टर की पूंछ में जोड़ दो, ठीक है, इसको ऐसे यहां से उठाओ और यहां पे ऐसे रख दो, तो ये एक्चुअल में यहां पे आपका आता था थीटा। तो ये हो गया हमारा थीटा।
थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। लेकिन सर क्या बात करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल तो ये होना चाहिए ना। मैंने कहा नहीं यार, मैंने ट्रायंगल लॉ में ये चीज बहुत प्यार से क्लियर की थी कि आप कभी भी इस लफड़े में मत पड़ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है ना, तो उन दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो अगर आप इसको आगे शिफ्ट करते हो तो ये कुछ ऐसा डायग्राम हो गया ना। देखो, इसको जैसे ही आगे शिफ्ट करोगे तो यहां से मिटा के ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। नाउ ये टेल टू टेल कनेक्ट है, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। क्योंकि थीटा होता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कब निकलेगा, जब आप उनको टेल टू टेल कनेक्ट करोगे। तो इस वाले डायग्राम में थीटा अगर आपसे कोई बोले कहाँ है, तो आप बोलोगे सर दिस इज थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। आप इसको जैसे ही आगे शिफ्ट करोगे पैरेलली, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब सवाल क्या है, सवाल है, ठीक है, एंड जो रिजल्टेंट होगा ए और बी का रिजल्टेंट, जो कि सी वेक्टर है, इसने जो ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया है, इसको किताबों में बोला जाता है अल्फा। इसको किताबों में बोला जाता है अल्फा। तो जो अल्फा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है। अल्फा क्या है समझना, यहां मैं लिख रहा हूं अल्फा के बारे में। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद ए वेक्टर। तो ऐसे लिख दिया जाता है और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। अरे भाई कुछ नहीं है, अल्फा है एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर ने, ये रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या बता रहे हैं, सी वेक्टर। मतलब सी वेक्टर ने ये चीज क्या बोल रहा है, सी वेक्टर। मतलब सी वेक्टर ने जो एंगल बनाया है ए वेक्टर के साथ वही अल्फा है। सी वेक्टर ने जो एंगल बनाया है ए वेक्टर के साथ वही हमारा अल्फा है। और यहां पर कुछ और बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और रिजल्टेंट ने जो ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया वो हमारा क्या हो गया भाई, अल्फा। अब यार यहां पर अल्फा की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। बोले क्या होती है अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू होती है यहाँ पे टेन अल्फा बराबर, देख अल्फा के सामने बी है ना, तो ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे डी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। ये होता है अल्फा की वैल्यू। ठीक है, एक और बार मैं यहां मेंशन कर देता हूं, अल्फा क्या है, अल्फा है रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ एंगल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कसम से भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपको ये बात, टॉपिक का नाम भी आप चाहो यहां पे डाल दो, टॉपिक का नाम आप डाल दो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल जिसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल जिसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा ना ऐसे ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया करके, हाँ। तो ये लिखा है एंगल बिटवीन, ठीक है, यहाँ मैंने कुछ फालतू चीज नहीं लिखी है, आप देख भी सकते हो, ये लिख रखा है बेसिकली। थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल ये हमारा अल्फा है, और टेन अल्फा यहाँ से आता है डी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, याद रखना इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना आप लोग, इस चीज में कि जो सी वेक्टर था ना, सी वेक्टर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो जो थीटा था, ये थीटा अल्फा नहीं है, ये थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, और अल्फा है रिजल्टेंट ने जो ए वेक्टर के साथ बनाया है वो वाला एंगल। अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ यार ये बात है, तो पहले ये नोट कर लो। ठीक है, ये लो अच्छे से इसको नोट करो, चलो। अच्छा एक और चीज बतानी थी, इस चीज को ऐसे भी वो लिख देता है एंगल मेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विद ए वेक्टर। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आएगा। दो वेक्टर के रिजल्टेंट को ही हम उनका सम बोलते हैं। दो वेक्टर को जब आप ऐड करते हो तो उनका रिजल्टेंट निकलता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक्चुअल में ये सी वेक्टर लिखने का बहाना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी कि सी वेक्टर, इसका एंगल ए वेक्टर के साथ दैट इज अल्फा। ठीक है, नोट करो फिर सवाल करते हैं। तो उम्मीद है अभी जो भी समझा है वो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यार मैं ये चीज समझ रहा हूँ कि मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ चीजों को, बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ।
तो अगर आप वीडियो देख रहे हो बढ़िया तरीके से तो आपको पक्का 101% समझ में आ रहा होगा, चांस ही नहीं है भाई समझ में ना आने का। ठीक है, खैर अभी आप ये देखो, मैंने आपको ये बताया कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये हो गया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट सी वेक्टर। रिजल्टेंट में ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना है उसको मैंने बोला अल्फा, और यहाँ पे मैंने आपको समझाया tan अल्फा होता है बी साइन थीटा। देख अल्फा के सामने जो वाली साइड है उसको पकड़, अल्फा के सामने बी वेक्टर दिख रहा है तो तू पहले लिखेगा बी और उसके साथ लिखेगा साइन थीटा। अल्फा के सामने बी था तो लिखा मैंने बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर हुआ? ये ए प्लस बी कॉस थीटा लिखने का बहाना है, बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात? तो अब सवाल करते हैं। सवाल लेट से मैं आपको एक सवाल देता हूं, ठीक है, एक बढ़िया सवाल करते हैं। सवाल क्या है मेरे भाई? ठीक है, सवाल आपको समझ में आना चाहिए। आप इसको बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं ध्यान से लिख रहा हूँ, कुछ भी खास नहीं लिखा है ऊपर, ठीक, मैं थोड़ा नीचे ही लिखता हूँ। देखो सवाल क्या है, सवाल है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमें दे रखा है 10 न्यूटन। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमें दे रखा है लेट सपोज 20 न्यूटन। बोले ठीक है, एंगल जो दे रखा है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये है मेरे भाई लेट सपोज 60 डिग्री। मैंने कहा ओके, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पता है। तो वो बोल रहा है कि सबसे पहला सवाल, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बताओ। ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। चलो ट्राई करो यार, करो 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 करो, करो। ठीक है, यहाँ थोड़ा नीचे कुछ बिछा लेता हूँ, आप तब तक ये सवाल ट्राई करो। नीचे यार बर्फ ठंडी है, जुकाम उखाम ना हो जाए। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बताना है। तो आप क्या बोलोगे, रिजल्टेंट हो जाएगा सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस, अब आप इतने बच्चे नहीं हो कि मैं आपको हर एक चीज लिख के दिखाऊं, ओनली बोल रहा हूँ समझो। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20, 20 का स्क्वायर 400, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू में ए की जगह 10 इंटू बी की जगह आ जाए 20, ठीक है, और इंटू में कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कि कॉस एंगल बिटवीन ए और बी कितना है 60 डिग्री। ये क्या है, ये थीटा है। अगर मैं लिखता रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ तो वो अल्फा होता, ये ए और बी के बीच का एंगल है थीटा है। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में cos 60, और cos 60 होता है 1/2, और इसका प्यार मोहब्बत के साथ अंडर रूट करोगे, आप बोलोगे सर आपको क्या 2ab cos थीटा, ये 2 से हम इस 2 को मार देंगे। बोले ठीक है, ये हो गया हमारे पास 200, ठीक है, 200 400 600 700, 700 का अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 2 जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाएगा, यानी कि 10 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 7, तो 10√7 विल बी योर आंसर। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। भाई यार एक चीज समझना, मेरा जो मकसद था वो फर्स्ट क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड निकालना था ही नहीं, मेरा मकसद कुछ और ही था। क्या था आपका मकसद? मेरा मकसद था सेकेंड पार्ट पूछना। तो फर्स्ट पार्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, सेकंड पार्ट से मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा था। सेकंड पार्ट है इसका, मेरा पेन कहां गया, मेरा पेन ये रहा। सेकंड पार्ट है इसका फाइंड, ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ ए वेक्टर। ठीक है, कि आप मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट बताओ, ए वेक्टर के साथ कितना होगा। क्या बोला मैंने आपसे? बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट में, मतलब रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर मतलब सी वेक्टर, तो सी वेक्टर ने कितना एंगल बनाया ए वेक्टर के साथ। तो सी वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया ये अल्फा था, और यहां से हम बोलते थे कि जो tan अल्फा होता है सर, मैंने कहा वो होता है
ठीक है, वो होता है आगे बी है, देखो अल्फा के सामने बी है तो ये होता है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ये एक ट्रिक है बस कि अल्फा के सामने बी है तो पहले बी आ गया और नीचे आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर समझो ये चीज आपको क्लियर हो रही है ना? हुँ? आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 20 है, इंटू थीटा क्या है, थीटा 60 है और साइन 60 आ जाएगा, साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए कितना है मेरे भाई 10 है, प्लस बी कितना है मेरे भाई 20 है, इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है मेरे भाई 60 और कॉस 60 होता है हाफ। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अल्फा यहां से निकल आएगा, बोले कैसे निकल आएगा, मैंने कहा सॉल्व कर लिए, ये हो गया 10√3, ये हो गया 10, तो ये क्या बन गया, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये आ जाएगा 10√3 ऊपर और नीचे आ गया हमारे पास 10 + 10 20, तो ये 10 से ये गया, तो थीटा देखो tan अल्फा आ गया √3/2, तो यहां मैं लिख रहा हूं tan अल्फा कितना आ गया, tan अल्फा आ गया मेरे भाई √3/2। तो tan अल्फा अगर √3/2 है तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स √3/2। ये जो चीज है ये आप इनवर्स ट्रिगो में समझोगे कैसे हुआ, लेकिन अगर आपको फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आपको दिमाग नहीं लगाना है। कभी भी कोई ऊट पटांग का एंगल आ जाए ना, लेट सपोज आ गया tan थीटा बराबर 77 पाई अपॉन में लेट सपोज 99, आपको समझ ही नहीं आ रहा ये वैल्यू कितनी है। ठीक है, अरे भैया क्या कर रहे हो, बार बार इतना ऊपर जा रहे हो, नीचे करते हैं। ठीक है, अगर कभी भी आ जाए लेट से tan अल्फा बराबर 77 पाई अपॉन में 99, तो उस केस में अगर आपको अल्फा निकालना है तो मैंने बोला अल्फा निकालना है, बोले हाँ, तो इस tan को उधर भेज दो, तो जब आप tan को उधर भेजोगे ना तो tan की खोपड़ी पे -1 आ जाएगा और ये वाला एंगल अपने आप एज इट इज टेक दो, यानी कि 77 पाई अपॉन में 99 एज इट इज टेक दो। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन, तो इतना देख लो। अब आते हैं आगे, तो आज का लास्ट सवाल, इसको थोड़ा ऊपर लिखना था बट चलो ठीक है यार, ठीक है मैं भी काफी थक गया हूँ। तो ये आखिरी सवाल है क्या कि दो वेक्टर है, बढ़िया सवाल बढ़िया सवाल, दो वेक्टर हैं ए और बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए। अच्छा, मतलब ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर है और वो मैग्नीट्यूड ए है, बोले हाँ। आर एट एंगल 60 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है। मैंने कहा ठीक है भाई, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या था, अरे सर रिजल्टेंट था, यानी कि सी वेक्टर था, तो वो बोल रहा है कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, बताओ कर लोगे कि नहीं है? अरे यार सी वेक्टर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, तो सी वेक्टर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। तो यहां से समझ के आ रहे हैं सर ए क्या है, ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो छोटा ए है, तो छोटे ए का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी छोटा है, छोटे ए का स्क्वायर प्लस 2 छोटा ए इंटू छोटा ए छोटे ए का स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, थीटा 60 डिग्री है तो मैं यहाँ cos 60 डिग्री पुट करता हूँ, और हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है cos 60 तो सर 1/2 होता है, तो मैं डायरेक्ट 1/2 लिख देता हूँ यार, टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो यार 2 से 2 गया तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया हमारे पास 3a स्क्वायर, और कर दो इसका मेरे भाई अंडर रूट, तो ये आ गया मेरे पास a√3। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो वो बोल रहा था सी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, तो वो आ गया हमारे पास a√3। उसके बाद वो बोल रहा है फाइंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी विद a, मतलब जो रिजल्टेंट है उसमें a वेक्टर के साथ जो एंगल बना है वो बताओ। अरे सर मतलब वो अल्फा जानना चाह रहे हैं, मैंने कहा एग्जैक्टली अल्फा जानना चाह रहे हैं, तो सर आपने ही तो सिखाया था, मैंने कहा क्या सिखाया था, tan अल्फा होता है b साइन थीटा बटे a प्लस b कॉस थीटा। हाँ सर ये तो आपने सिखाया था। मैंने कहा बस खत्म सवाल, आप डायरेक्ट करो tan अल्फा, है ना, यहां लिख दो tan अल्फा, b क्या है, b तो सर a है, इंटू थीटा क्या है, थीटा है मेरे भाई यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ मैंने लिखा भी है,
और साइन 60 होता है √3/2। समझ में आ रहा है ना इतनी बात। ए प्लस बी कॉस थीटा, ए हो गया मेरे पास ए और बी भी हो गया मेरे पास ए। अरे भैया मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इतना तो घूमचू नहीं हो ना आप। हाँ इतने तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है। कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री 1/2। क्लियर हुआ इतनी बात। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं इतने वाले पोर्शन को, तो क्या आ जाएगा। सर मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, स्पेस चाहिए ना, तो स्पेस यहां से ले लें। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा √3a/2, √3a/2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस a, 3a/2। और यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा इसके बराबर आ गया। मुझे क्या लग रहा है ना, देख जहां तक मैंने पढ़ा है मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा होता है कि ये चीज ऊपर चली जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा। अबे ऐसा होता भी है, वो मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली इस प्रकार से लिख दिया, ए से ए गया तो यहाँ से आ गया 1/√3। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। ओ भाई साहब, tan अल्फा अगर 1/√3 आ गया तो अल्फा तो हमारा 30 डिग्री आ गया ना। मैंने कहा एग्जैक्टली माय पॉइंट, अल्फा कितना है मेरे भाई सवाल में, 30 डिग्री। और वो आपसे बोल रहा था अल्फा फाइंड करने को, तो अल्फा तो आ गया 30 डिग्री। बताओ कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। आज का सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई गेस ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया है। ऐसे इमेजिन करके समझाया कि भैया मैं खुद पढ़ रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता, तो किस प्रकार से मैं बच्चों को समझा सकता हूँ। अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना बेस्ट किया भी है अच्छे से समझाने की। थोड़ा बहुत